गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम टैक्स में, रिटर्न ऑफ इनकम। बेटा सिंपल सा चैप्टर है। हेडिंग लिखो, रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम बेटा हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 139 क्लॉज 1। सेक्शन 139 क्लॉज 1 जो कि आपको बताता है ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, चलो बेटा एक बात याद रखना, ड्यू डेट रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की क्या है, वो बात की बात है। पहले समझना ये जरूरी है कि रिटर्न ऑफ इनकम किसको फाइल करनी है, किसको फाइल नहीं करनी है। तो बेटा सेक्शन 139 क्लॉज 1 इस रिस्पेक्ट में क्या कहता है? सेक्शन 139 क्लॉज 1 कहता है कि कंपनी को और फर्म को, कंपनी और फर्म को तो बेटा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी है बेटा, यानी कंपलसरी है। कंपनी और फर्म के लिए रिटर्न ऑफ इनकम का फाइल करना मैंडेटरी है। प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी और फर्म को तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी ही करनी है। ठीक है, अच्छा अगर बाकियों की बात करूं, अदर्स की, अदर देन कंपनी और फर्म, जैसे इंडिविजुअल, तो इसमें बेटा दो बातें हैं। मैं एग्जांपल इंडिविजुअल का लेके चलता हूं। अगर इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को, आपने पढ़ा हुआ है बेटा इंडिविजुअल के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? अगर एज 60 से कम है तो 2,50,000, 60 या उससे ज्यादा है बट लेस देन 83 लाख, और 80 या उससे ज्यादा है तो 5 लाख। तो अगर ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाती है तो इनके लिए भी बेटा रिटर्न ऑफ इनकम का फाइलिंग मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। इनके लिए भी बेटा रिटर्न ऑफ इनकम का फाइलिंग मैंडेटरी, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर है बेटा व्हाट इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो बेटा इसमें मैं एक बात आपको आगे बताऊंगा कि वैसे अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है ना, ठीक है, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप फाइल करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। बट यहां पर ना अब एक पॉइंट और आ गया, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। यहां पर अब एक पॉइंट और है, पहले यहां तक कॉपी करो, ये देखो मैं आपको पढ़ाता हूं बेटा। ये देखो एनी पर्सन अदर देन और कंपनी और फर्म, मतलब कंपनी और फर्म को छोड़ के, who is not required to furnish return under section 139 subsection 1, मतलब कंपनी और फर्म को छोड़ के बाकी जो लोग हैं जिनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब
हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। बेटा उन्होंने कहा कंपनी और फर्म को छोड़ के बाकी जो लोग हैं जिनके लिए रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब जिनकी जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, is required to furnish return if during the previous year such person। 3 पॉइंट्स हैं बेटा, क्या क्या जरा एक बार पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे। has deposited an amount in aggregate exceeding ₹1 crore in one or more current account maintained with a banking company or a cooperative bank। तो उन्होंने कहा बेटा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्या है, कम है, आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने करंट अकाउंट में, अपने करंट अकाउंट्स में पूरे साल में बेटा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करवाए हैं ना, तो आपके लिए रिटर्न ऑफ इनकम का फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। बेटा गवर्नमेंट को भी तो पता चले कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और दूसरी तरफ आप करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करवा रहे हो, तो ये तो बातें बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपए जमा करवाए हैं करंट अकाउंट में और दूसरी तरफ आप कह रहे हो जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। ऐसा कैसे? या फिर has incurred an expenditure of an amount in aggregate exceeding 2 lakh for himself or any other person for travel to any foreign country। तो उन्होंने कहा बेटा अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर फॉरेन कंट्री घूमने के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया ना, तो भी आपके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। बेटा गवर्नमेंट जानना चाहती है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो जीटीआई 2.5 लाख से कम है, उल्टा आप कह रहे हो 2 लाख रुपए हमने खर्चा कर दिया फॉरेन ट्रैवल पे, घूमने फिरने पे, तो पता तो चले ये पैसा आ कहां से रहा है। और तीसरा हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे साल में बेटा 1 लाख रुपए से ज्यादा आया है ना, तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। आप कह रहे हो जीटीआई 2.5 लाख से कम है, इलेक्ट्रिसिटी पे उसमें से 1 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो, ऐसा कैसे? तो बेटा एक बात सुनो, उन्होंने कहा अगर फर्स्ट पॉइंट, अगर आपने करंट अकाउंट में पूरे साल में बेटा 1 करोड़ रुपए से ऊपर जमा करवाया या फिर आपने घूमने फिरने पे, फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ऊपर का खर्चा करा, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा करा, बेटा एक भी शर्त अगर सेटिस्फाई हो गई ना, तो ऑल्दो जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, बट बेटा आपके लिए रिटर्न ऑफ इनकम का फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगा। इनकम का, रिटर्न ऑफ इनकम का फाइलिंग मैंडेटरी है। अदर केसेस में ऑप्शनल। अगर ये तीनों में से कोई भी शर्त फुलफिल नहीं होती है और जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो बेटा आपके लिए ऑप्शनल है, तो आपके लिए ऑप्शनल होगा। लो बेटा समझ आया? तो ऑल्दो मेरा जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, बट मैंने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा कराए हैं, या मैंने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ऊपर का खर्चा कर दिया, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा पूरे साल का 1 लाख से ऊपर है, तीनों में से एक भी शर्त सेटिस्फाई हो गई तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी बेटा, ऑल्दो जीटीआई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। हाँ अगर तीनों में से एक भी शर्त सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मत करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो। फिर मैं आपको ड्यू डेट्स बताता हूं। करें बेटा, देखो अब बच्चे ड्यू डेट्स क्या है रिटर्न ऑफ इनकम के फाइलिंग की। यहां पर एक अमेंडमेंट भी है
वो मैं आपको बताऊंगा। ड्यू डेट्स अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 1। बेटा आपको ना 3 ड्यू डेट्स स्पेसिफाइड है। तीन ड्यू डेट स्पेसिफाइड है। एक है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। याद रखना बेटा, प्रीवियस ईयर की रिटर्न असेसमेंट ईयर में जाती है, तो मैं नहीं भी लिखूंगा तो समझ जाना 19-20 की रिटर्न 20-21 में जाएगी, 20-21 की रिटर्न 21-22 में जाएगी। ठीक है। दूसरी डेट यहां पर स्पेसिफाइड है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और तीसरी डेट जो स्पेसिफाइड है दैट इज 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। तो अब हमें यह समझना है 31 अक्टूबर किसके लिए है, 30 नवंबर किसके लिए है, और 31 जुलाई किसके लिए है। अमेंडमेंट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। 31 अक्टूबर किसके लिए है? सबसे पहले कंपनी के लिए बेटा 31 अक्टूबर है। कंपनी के लिए 31 अक्टूबर है। मैं आपको रीडिंग भी करवाता हूं। यहां पर देखो, ये देखो, वेयर असेसी इज अ कंपनी 31 अक्टूबर है बेटा। ठीक है। फिर अगला, एनी पर्सन whose accounts who is required to get his accounts audited, any person who is required to get his accounts audited। बेटा याद करो, पीजीबीपी में सेक्शन 44AB में ऑडिट कंडक्ट होता था। तो एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। और तीसरा, पार्टनर ऑफ फर्म हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स who is required to get its accounts audited। मैं आपको समझाता हूं बेटा, पहले कॉपी कर लो फिर मैं समझाता हूं। सुनो बेटा ध्यान से। बेटा कंपनी के लिए ना ड्यू डेट 31 अक्टूबर रखी गई है। आपको पता है बेटा, फाइनेंस एक्ट 2020 में ये अमेंडमेंट किया गया है। बेटा पहले ये डेट 30 सितंबर होती थी। प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2020 ड्यू डेट 30 सितंबर होती थी बेटा। तो इसका मतलब फाइनेंस एक्ट 2020 आने से पहले बेटा 30 सितंबर होती थी कंपनी की ड्यू डेट। अब से फाइनेंशियल ईयर 2021 से बेटा याद रखना, ड्यू डेट कंपनी के लिए 30 सितंबर नहीं 31 अक्टूबर होगी। ठीक है, सुनना भी। अगला है, एनी पर्सन who is required to get his accounts audited under section 44AB। मैं कह रहा हूं एनी पर्सन। बेटा ऑब्वियस सी बात है, मैं एनी पर्सन अदर देन कंपनी की बात कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी ऊपर कवर्ड है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं एनी पर्सन अदर देन कंपनी। मतलब उसमें इंडिविजुअल आ गया, एचयूएफ आ गया, फर्म आ गई बेटा, एलएलपी आ गई। मैं बात कर रहा हूं सारे पर्संस की एक्सेप्ट कंपनी
जिनको अपना ऑडिट करवाना है अंडर सेक्शन 44 ए बी। तो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, फर्म। सपोज फर्म का टर्नओवर, फर्म की सेल्स 1 करोड़ रुपए को एक्सीड कर गई। तो आपने पढ़ा हुआ है बेटा, अगर आपका टर्नओवर सेल्स 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना है अंडर सेक्शन 44 ए बी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर फर्म का टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो फर्म को अपना कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा 44 ए बी में। तो फर्म के लिए ड्यू डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर। यानी बेटा बात समझो, 31 अक्टूबर किसके लिए है? कंपनी के लिए। दूसरा, कोई भी पर्सन जिसको अपना ऑडिट करवाना पड़ रहा है सेक्शन 44 ए बी में, तो कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, जो ऑडिट करवा रहे हैं उनके लिए भी 31 अक्टूबर। ठीक है। और तीसरा, पार्टनर ऑफ अ फर्म who is required to get his accounts audited। बेटा एक बात सुनो, अगर फर्म का ऑडिट हो रहा है ना 44 ए बी में, तो उस फर्म के पार्टनर की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर होगी। मैंने क्या कहा बेटा? अगर फर्म का ऑडिट हो रहा है 44 ए बी में, तो उस फर्म के पार्टनर की रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर होगी। यहां पर भी एक अमेंडमेंट आया है। क्या अमेंडमेंट था बेटा? मैं आपको बताता हूं। ये जो पार्टनर वर्ड है ना, ये प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2020 ये था वर्किंग पार्टनर था बेटा। ये मतलब आपने पढ़ा हुआ है बेटा, पार्टनरशिप एक्ट में 2 पार्टनर्स होते हैं ना, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर हो गया एक्टिव पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर हो गया आपका स्लीपिंग पार्टनर। बेटा अमेंडमेंट आने से पहले जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है उस फर्म के वर्किंग पार्टनर की रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती थी और नॉन वर्किंग पार्टनर की ड्यू डेट बेटा 31 जुलाई होती थी। अब उन्होंने वर्किंग हटा दिया बेटा, सिर्फ पार्टनर। मतलब चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, उस फर्म का जिसका ऑडिट हो रहा है 44 ए बी में, उसका चाहे वर्किंग पार्टनर हो नॉन वर्किंग पार्टनर हो बेटा, ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही होगी। तो अब पार्टनर वर्ड में बेटा दोनों का वर्ड है, वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग, दोनों का वर्ड है। तो बेटा जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है, बात समझो, जिस फर्म का ऑडिट हो रहा है उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर, उसके वर्किंग पार्टनर की ड्यू डेट 31 अक्टूबर, उसके नॉन वर्किंग पार्टनर की ड्यू डेट 31 अक्टूबर। तो फर्म जिसका ऑडिट हो रहा है उसकी ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर, उसके वर्किंग पार्टनर की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर, उसके नॉन वर्किंग पार्टनर की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर। तो फर्म की भी उसके पार्टनर्स की भी 31 अक्टूबर जिसका ऑडिट हो रहा है। 2 अमेंडमेंट्स बेटा इंपॉर्टेंट कवर हुई है। ठीक है। अब बेटा 30 नवंबर किसकी है ये देखो, ये आपके कोर्स में नहीं है बेटा। assessee who have undertaken international transactions under section 92E, ये 92E आपके कोर्स में नहीं है। कोई भी पर्सन जिसने क्या करी हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करी हैं अंडर सेक्शन 92E, उसकी 30 नवंबर है बेटा ड्यू डेट। और फिर 31 जुलाई बेटा किसकी है? अदर्स। जो बेटा पहली 2 कैटेगरी में कवर नहीं हुआ वो ऑटोमेटिकली 3rd कैटेगरी में कवर्ड है। जो पहली 2 में कवर नहीं हुआ वो ऑटोमेटिकली 3rd में कवर्ड है। क्लियर हुआ बेटा? तो मेरे को एक बात बताओ, 31 अक्टूबर किसके लिए है? कंपनी के लिए। कोई भी पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है, और अगर फर्म का ऑडिट हो रहा है तो फर्म की 31 अक्टूबर और फर्म के पार्टनर्स की भी 31 अक्टूबर।
जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिसने करी है सेक्शन 92E में, उसके लिए 30 नवंबर, बाकी सबके लिए 31 जुलाई है बेटा। तो दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बेटा कवर हुई हैं। लो बच्चे कॉपी कर लो, ठीक है बेटा। तो ये आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको, पक्का बेटा? इसमें खास कुछ नहीं है। सेक्शन 139 कैपिटल 1 है, उसने क्या कहा है, जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं दे हैव द ऑप्शन टू फर्निश देयर रिटर्न थ्रू देयर एम्प्लॉयर। मैं आपको एक बार बताता हूं बेटा, और प्रैक्टिकल बात है बेटा, जितने भी ये सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं ना, सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं, उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने के लिए एज सच किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं। जितने भी सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन होता है, क्या? वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपने एम्प्लॉयर्स के थ्रू भरवा सकते हैं बेटा। पता है क्या होता है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, और डिटेल में नहीं। ये आप लोग सब ना प्रैक्टिकली जब आप एमएनसीज वगैरह में जाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे। जैसे इमेजिन करो एक कंपनी है बी लिमिटेड। अब बेटा ये जो कंपनी है बी लिमिटेड, इसमें कोई एक एम्प्लॉय थोड़ी ना है बेटा, हजारों एम्प्लॉयज है ना, हजारों एम्प्लॉयज है। तो बेटा ये जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इन्हें अपने अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास या अपने अपने लॉयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करते हैं, ये कंपनी से ही कहते हैं, ये कंपनी से ही कहते हैं कि आप हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भरवा दो और जमा करवा दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। और बेटा ये जो कंपनीज होती है ना, इनके खुद अपने क्या होते हैं बेटा, चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो हजार के हजार एम्प्लॉय कंपनी से कहेंगे कि आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट से कह के हमारी रिटर्न्स क्या करवा दो बेटा, जमा करवा दो। ठीक है, तो इन्हें खुद किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास रिटर्न भरवाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपनी से ही कहते हैं कि अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स के थ्रू हमारी इनकम टैक्स रिटर्न भी आप भरवा दो। पॉइंट बताओ क्लियर? दिस इज योर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है। समझ आया बेटा? खास कुछ नहीं था इसमें। अगला सेक्शन है इंपॉर्टेंट 139(3). अब ये सुनना मेरी बात बेटा, ये मेरी बात ना आप सुनोगे। देखो, आओ जरा हेडिंग लिखो, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। बेटा 139 सबसेक्शन 3 रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन नहीं है, ये रिटर्न ऑफ लॉस का सेक्शन है बेटा। 139 सबसेक्शन 3 इनकम टैक्स रिटर्न का सेक्शन नहीं है, ये रिटर्न ऑफ लॉस का सेक्शन है बेटा। और मेरी एक बात सुनो, अभी हमने 139(1) किया था। 139(1) बेटा एक बात आपको कहता था, सबसे पहली बात कि फर्म और कंपनी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना, जमा करवाना मैंडेटरी है, इवन दो उनकी रिटर्न में बेटा लॉस ही क्यों ना हो। तो इनके लिए तो बेटा रिटर्न ऑफ लॉस भरना भी क्या है बच्चे, मैंडेटरी है। तो इनकी तो बात आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इनके लिए तो इनकम है, लॉस है, फर्क नहीं पड़ता, इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ही भरनी है, जमा करवानी ही करवानी है। हाँ, अगर मैं बाकियों की बात करूं बेटा, सुनना
ध्यान से बेटा इंपॉर्टेंट बात करूंगा आपसे, करा हुआ है वैसे आपने। बेटा अगर मैं बाकियों की बात करूं ना, मतलब इंडिविजुअल HUF उनकी बात करूं, तो बेटा उसमें ना दो बातें हैं, दो बातें हैं। सुनो मेरी बात सुनना सब। बेटा बाकियों के लिए ना, बाकियों के लिए रिटर्न ऑफ लॉस फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है। हमने करा है ना, उनको तभी भरनी है रिटर्न अगर उनका GTI बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। मतलब रिटर्न ऑफ लॉस आपको भरनी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन लेकिन याद करो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर, अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट से पहले पहले भरनी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, बाकियों के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट इफ assessee wishes to carry forward his losses, अगर वो अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो उस केस में रिटर्न ऑफ लॉस मस्ट बी फर्निश्ड टिल ड्यू डेट। तो उस केस में आपको रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट तक फर्निश करनी पड़ेगी। हां, इफ असेसी does not wishes to carry forward his loss, does not wish to carry forward his loss, वो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता है, तो उस केस में नॉट मैंडेटरी, मत फाइल करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो बेटा रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट तक फर्निश कर देना, लेकिन अगर नहीं करना चाहते हो कैरी फॉरवर्ड, मत करो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बताओ बेटा बात समझ आई ये वाली सबको? हां, मेरी बात सुनना, याद करो। एक लॉस ऐसा था बेटा जो तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फर्निश नहीं करी। कौन सा लॉस था बेटा? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। याद करना बेटा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तब भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फर्निश नहीं करी, तब भी। लेकिन बाकी किसी लॉस को, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, बाकी किसी भी लॉस को बेटा अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ लॉस को फर्निश करना पड़ेगा। अगर करना चाहते हो तो लो बच्चे, ये आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कॉपी करो। समझ आया बेटा पूरा सेक्शन? ये तो खैर हमने किया वही था ना, कॉपी करो। हो गया सबका? चलो बेटा, तो हमारा सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 हो गया। एक बार रीडिंग मार ले बेटा। रिटर्न ऑफ लॉस क्या कहता है? लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड इफ रिटर्न ऑफ इनकम, मैं रिटर्न ऑफ इनकम की जगह ना बेटा रिटर्न ऑफ लॉस कहता हूं। रिटर्न ऑफ लॉस, if return of loss is not filed within due date under section 139 subsection 1, exception, हाँ, loss under the head house property and unabsorbed depreciation। याद करो ये हमने PGBP चैप्टर में बेटा unabsorbed depreciation किया हुआ है। तो इन दो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए
इन दो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न ऑफ इनकम को, रिटर्न ऑफ लॉस को ड्यू डेट तक फर्निश करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी लॉसेस हैं उनको अगर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस ड्यू डेट तक फर्निश करनी पड़ेगी। पक्का? हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बेटा 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, और अगर आपको याद हो तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बेटा इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ लॉस को फाइल करना मैंडेटरी है? नहीं बेटा, इन दो केसेस में मैंडेटरी नहीं है, बाकी सब केसेस में मैंडेटरी है। तो ये आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, ये लिख लो बेटा। तो मैं यहां पर लिख दूं एक्सेप्ट लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एक बार चाहोगे ना तो रीडिंग मार के देखना बेटा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन की, पीजीबीपी चैप्टर में सेक्शन 32। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा सेक्शन क्लियर हुआ, सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। अगला शुरू करें इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। चलो बच्चे हेडिंग लिखो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। अच्छा, ये सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बेटा किसके ऊपर है? क्या कहता है ये सेक्शन? बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न सिंपल सेक्शन है, मेरी बात बेटा बस थोड़ी ध्यान से सुनिए। बिलेटेड रिटर्न मैं ना ये एक चार्ट से आपको करवा रहा हूं, जरा सुनना। बेटा ये बना लेना जरा, ये बना लो बेटा। बिलेटेड रिटर्न बेटा यहां पर लिखो 1 अप्रैल 19 1 अप्रैल 19, यहां पर लिखो 31 मार्च 20, और यहां पर लिखना बेटा 31 मार्च 21। एक काम करना, 2 मिनट बेटा, ये ना थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा छोटा बना देना। यहां पर 31 मार्च 20। चलो अब मुझे ना बेटा एक दो बातों का जवाब देना। सुनो, मेरी बात सुनना बेटा। सपोज ये है प्रीवियस ईयर 1920, ये आपका प्रीवियस ईयर 1920 है, ठीक है? आपको बेटा अच्छी तरह पता है 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न 2021 में जाएगी। ड्यू डेट्स मैंने 3 बताई हैं आपको, 30 सितंबर, 30 नवंबर और 31 जुलाई। सपोज मेरे लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई है मेरे लिए, ठीक है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं मेरे लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 जुलाई है, 31 जुलाई 2020। लिख लो बेटा। चलो बच्चे ये आपकी जो डेट आई ना 31 जुलाई 2020, ये है बेटा हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है? कॉपी करो बेटा यहां तक। ये आपकी है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। चलो बेटा मैं आपसे ना कुछ बातें पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनना।
मेरी बात जरा बेटा ध्यान से सुनना है। बेटा मैं आपसे एक दो बात करना चाहता हूँ। क्या, जरा ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर हमने, ध्यान से सुनना, अगर हमने 31 जुलाई 2020 तक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करी, हमने 31 जुलाई 20 तक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करी, तो बेटा क्या हम 31 जुलाई के बाद क्या अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर सकते हैं क्या? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बिलेटेड रिटर्न। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर हमने 31 जुलाई 20 तक रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं करी, तो क्या रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई 20 के बाद जमा करवाई जा सकती है या नहीं? तो बेटा सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कहता है, अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाई, तो आप ड्यू डेट के बाद आप चाहो तो रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवा सकते हो। मतलब बिलेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। चलो 31 जुलाई तक बेटा मैंने रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाई। सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 कहता है, अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो आप 31 जुलाई के बाद जमा करवा सकते हो। कब तक? मतलब 19-20 प्रीवियस ईयर की रिटर्न मैक्सिमम बेटा कब तक जमा हो सकती है? तो उन्होंने कहा बिलेटेड रिटर्न बेटा मैक्सिमम जमा हो सकती है टिल, ध्यान से सुनना, टिल एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो मुझे बताओ कि 19-20 प्रीवियस ईयर का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 20-21। मतलब 19-20 की रिटर्न मैक्सिमम 20-21 के एंड तक, दैट इज 31 मार्च 21 तक जमा करवाई जा सकती है। दिस इज मैक्सिमम। इसके बाद आप बेटा बिलेटेड रिटर्न, आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवा पाओगे। तो 19-20 की रिटर्न मैक्सिमम असेसमेंट ईयर के एंड तक जमा करवाई जा सकती है। 19-20 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हुआ 20-21, तो 19-20 की रिटर्न 20-21 के एंड तक, दैट इज 31 मार्च 21 तक जमा करवाई जा सकती है। तो यह है लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये है आपकी लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग। मैं लिखता हूं बिलेटेड रिटर्न। दिस इज योर लास्ट डेट फॉर फर्निशिंग बेटा बिलेटेड रिटर्न। ये है आपकी आखिरी डेट जिस डेट तक बिलेटेड रिटर्न जमा करवाई जा सकती है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न फर्निश नहीं हो पाएगी इस डेट के बाद। दिस इज द लास्ट डेट। बात बताओ, समझ आई बेटा सबको? तो याद रखना, मैं 31 मार्च 21 के बाद बेटा बिलेटेड रिटर्न मैं जमा बेटा नहीं करवा पाऊंगा। तो मेरे को बताओ रिटर्न कब तक जमा करवानी ही करवानी है? 31 मार्च 21 तक बेटा आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 1920। समझ आई सबको? कॉपी करो बेटा, फिर मैं आगे चलता हूं। कॉपी करो पहले इतना, कॉपी करो। चलो, अब मेरी ना बेटा बात अभी सुनना, अभी खत्म नहीं हुई है बात। सुनो बेटा, अब एक बात सुनो, एक बात याद रखना। मैंने कहा ये 31 मार्च लास्ट डेट है, मतलब इसके बाद
आप रिटर्न जमा नहीं करवा पाओगे किसी भी हालत में। आप 31 मार्च 21 के बाद तो रिटर्न जमा करवा ही नहीं पाओगे रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 1920। लेकिन बेटा अब एक बात और है, बेटा एक बात याद रखना, जो जब आप रिटर्न ऑफ इनकम बेटा जमा करते हो ना, ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इनकम बेटा जमा होती है, या आप आगे पढ़ोगे, सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे। आप जो रिटर्न ऑफ इनकम जमा करते हो बेटा वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जमा होती है। मतलब क्या हुआ, उसमें जो भी इनकम्स आप लिखते हो ना बेटा, वो आपके खुद के असेसमेंट के बेसिस पे है कि हमारे हिसाब से हमने ड्यूरिंग द ईयर इतना कमाया है, उस पे इतना टैक्स बनता है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, आप बोलोगे कि हमने इस साल इतना कमाया है, उस पे इतना टैक्स बनता है, तो सरकार आपको लगता है मान लेगी? नहीं बेटा। एक बात याद रखना, आपके रिटर्न जमा करवाने के बाद ना, मेरी बात सुनना बेटा, गवर्नमेंट ना आपका आपकी इनकम का असेसमेंट करती है। मतलब सुनो, एक असेसमेंट तो आपने किया अपनी इनकम का, एक असेसमेंट गवर्नमेंट करेगी आपकी इनकम का। ठीक है, तो सपोज यहां पर ये जो डेट मैंने दिया ना, यहां पर असेसमेंट कंप्लीट हुआ, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, इस डेट पे असेसमेंट क्या हुआ है बेटा? कंप्लीट। ये है आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। इस डेट पे बेटा आपका असेसमेंट कंप्लीट हुआ। किसने किया है ये असेसमेंट? इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपकी इनकम का असेसमेंट किया है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, बात सिंपल है, सुनो सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने असेसमेंट यहां पर बेटा कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद बेटा रिटर्न जमा करवा के क्या फायदा? मेरी बात समझो जो मैं कह रहा हूं बेटा। कायदे में ना रिटर्न असेसमेंट से पहले जमा होनी चाहिए। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपके रिटर्न जमा करवाने से पहले असेसमेंट कर लिया, तो उनका असेसमेंट जब हो चुका है उसके बाद बेटा आप रिटर्न जमा करवाओ या ना करवाओ, फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑलरेडी आपका असेसमेंट, इनकम का असेसमेंट कर चुकी है, तो उसके बाद आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा ना भी करवाओ ना, तब भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पक्का? तो कायदे में पता है क्या? कायदे में, अब सुनो सुनो, कायदे में ना इस वाले केस में, सुनना, इस वाले केस में मैंने कहा था ये डेट है लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न, मतलब इस डेट के बाद आप रिटर्न जमा नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में आपको रिटर्न ऑफ इनकम बेटा इस डेट से पहले पहले जमा करनी पड़ेगी। रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फर्निश्ड, return of income must be furnished before completion of assessment। मैं अभी ना एक बार बेटा दोबारा बोलता हूं, सुनो सुनो बेटा। वैसे मैंने कहा, ध्यान से सुनना, वैसे मैंने कहा कि 19-20 की जो रिटर्न है वो आपको जमा करनी है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड तक, और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 21 को, तो आपको बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च 21 तक तो बेटा जमा करनी ही करनी है, उसके बाद तो आप जमा कर ही नहीं सकते। लेकिन लेकिन गवर्नमेंट ने इस केस में एक बात कही है, अगर हमने आपकी इनकम का असेसमेंट 31 मार्च 21 से पहले कर लिया ना, तो उस डेट से पहले पहले आपको बिलेटेड रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। यानी पता है सिंपल वर्ड्स में बेटा, सुनो सिंपल वर्ड्स में, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, बिलेटेड रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड, बिलेटेड रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड टिल, सुनना बेटा,
till end of till end of relevant assessment year, that is 31 मार्च 21, और अभी सुनना ध्यान से, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से बेटा विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। मैं आपको एग्जाम्पल देके बेटा बताता हूं, मेरी बात सुननी है बेटा ध्यान से, पहले लिखो, इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको ना एग्जाम्पल देके बताता हूं। कॉपी करो बेटा, इसे कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल देता हूं आपको। कॉपी कर लो बेटा, फिर आपको ना एग्जाम्पल देता हूं, उससे पूरा केस क्लियर होगा आपको। अच्छा, अज्यूम करो असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन 5th Feb 21। लिखो, असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन 5th Feb 21। अब सुनो, बिलेटेड रिटर्न कब तक जमा कराई जा सकती है? देखो, पहला क्या था, अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 मार्च 21, और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट 5th Feb 21, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 5th Feb को आपका असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद बेटा रिटर्न ऑफ इनकम का क्या काम रहा? उसके बाद क्या करोगे रिटर्न ऑफ इनकम जमा करके, जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपका असेसमेंट ऑलरेडी कर चुकी हैं? पक्का? तो बताओ, रिटर्न कब तक सबमिट करनी पड़ेगी बेटा? 5th Feb से पहले करो ना, उसके बाद करके क्या फायदा है? इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑलरेडी आपकी इनकम का असेसमेंट कर चुकी है, उसके बाद आप जमा करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता ना। तो कौन सी डेट से पहले जमा करो बेटा? 5th Feb से पहले जमा करो। अच्छा, एक और, 5th April 21, ये दूसरा केस है बेटा। अब बताओ मेरे को, इस केस में क्या होगा? रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड टिल एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 31 मार्च 21 और 5th April 21, विच एवर इज अर्लियर। वैसे भी बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था, आप बिलेटेड रिटर्न मैक्सिमम बेटा अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर ही जमा कर सकते हो, मतलब आपको 31 मार्च 21 तक तो बेटा हर हाल में रिटर्न ऑफ इनकम जमा करनी ही पड़ेगी। तो याद रखना, 31 मार्च 21 के बाद तो आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा कर ही नहीं सकते। हां, 31 मार्च 21 से पहले आपको जमा करनी पड़ सकती है, अगर असेसमेंट बेटा 31 मार्च 21 से पहले क्या हो गया? कंप्लीट। अगर 31 मार्च 21 से पहले असेसमेंट कंप्लीट हो गया ना, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम उस असेसमेंट की डेट तक जमा करनी पड़ेगी। पक्का? क्योंकि एक बार इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपकी इनकम को असेस कर लिया, फिर आप जमा करके क्या करोगे बेटा? रिटर्न। तो ये आपका बेटा सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 है। ठीक है, एमसीक्यू बेटा इस पे आ सकता है। कॉपी करो यहां तक, फिर हम एक रीडिंग मारते बेटा। हो गया बच्चे सबका? चलो, अब आओ बेटा अपने नोट्स पे, देखो क्या कह रहा है। सिंपल सा देखो, बिलेटेड रिटर्न
सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। कब तक बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकता हूं? बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और हमारे केस में बेटा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 21 को, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से बेटा विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। ठीक है बेटा, चलो बाकी बच्चे हम इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से हमने जितने सेक्शंस आज करे, 4 सेक्शंस करे, चारों बेटा क्लियर हुए सबको? ठीक है, चलो कॉपी करना चाहो बेटा कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।